हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ययाति। उसी के पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, यानी पूरे सेशन में बेटा आपको इस लेसन का मैं एक एक लाइन समझाऊंगी अच्छे से, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों सभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सो व्हाट यू नीड टू डू, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है अपने को, एंड इवन कमेंट सेक्शन में बताते जाना है जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता तो है फ्री एजुकेशन, उसी के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स भी आपको मिलते हैं। सो इन सबको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहीं से जाके आप इन्हें जो है बाय कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ बिहार बोर्ड की बात चल रही है, हम सभी को पता है लेसन 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेसन 2 ययाति नाम थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन जिसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, महाभारत के बारे में, तो उन्होंने या आपके मम्मी पापा ने ये नाम कभी सुना होगा, ययाति। ययाति बेसिकली महाभारत पे बेस्ड स्टोरी है। ये पूर्वज थे, ये एंसेस्टर थे पांडवों के, तो इन पे बेस्ड कहानी है। अब कहानी तुम्हें लग रहा है कोई युद्ध की है, किसकी है, तो नहीं बेटा, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, एक अच्छे लाइफ लेसन की है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं, दुनियादारियों की जो चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान सेक्सुअल डिज़ायर, ये सब इंसान को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। वही बताया गया है स्टोरी में, विच इज़ वेरी गुड। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई बिल्कुल अच्छे से स्टोरी को सुनना, एंड इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। बिगिनिंग विद दिस सेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑथर के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें हैं, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑथर के बारे में, एंड दूसरा कभी भी तुमसे लेसन की समरी मांगे तो ये याद रखा करो कि ऑथर का नाम जरूर लिखा करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। सो लेट्स बिगिन रीडिंग। ये पूरी लाइंस एग्जैक्ट मैंने आपकी बुक से ली हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट बुक की लाइनों में से भी आते हैं। सो दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. इस स्टोरी को इंग्लिश में किसने किया गया है भाई? द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपाल आचारी। तो इन्होंने जो है इंग्लिश में इसे, अब रेंडर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है? रेंडर्ड यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली ट्रांसलेट करना, उसका एसेंस जो है इंग्लिश में किससे निकाला है? इन्होंने, सी राजगोपाल आचार्य ने। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मेन लेसन। एम्परर, जैसे मैंने आपको बताया है, किंग जो है हमारे एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। अब एंसेस्टर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पूर्वज कहा जाता है। एंसेस्टर इफ इंग्लिश में डेफिनेशन आए सो यू कैन श्योरली नोट दिस वन। नीचे आपको पूरी ग्लॉसरी मिलेगी जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। सो एंसेस्टर बेसिकली अ पर्सन typically one more remote than a grandparent from whom one is descended. Descended यानी जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छा एक तो दादा दादी हो गए, फिर उनके परदादा, तो वो हमारे जैसे पूर्वज हो गए। तो ययाति जो थे वो पांडवों के पूर्वज थे। He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife देवयानी। अब ये मैं कहानी देखो, Why is the teacher needed for English literature? इंग्लिश लिटरेचर में होता क्या है बेटा, लेखक जो है ना कोई आपको एक इंस्टेंस उठा के डालता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ी बैक स्टोरी तो पता होनी चाहिए कि नहीं। सो नाउ एवरी टाइम ये सोचो व्हेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश विद मी कि भाई ये एक कहानी की तरह है, क्योंकि जब मूवी देखने जाते हो तब कैरेक्टर याद थोड़ी ना करने जाते हो, लेकिन हो जाते हैं अपने आप। सो द सेम इज विद इंग्लिश, डोंट मग इट अप, यू डोंट नीड टू कि भाई इसको रटना है, स्टोरी कहानी की तरह समझो, सब याद होगा, बिलीव मी। सो नाउ मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। इसमें होता क्या है, जो ययाति है ना किंग, उनकी वाइफ देवयानी होती है। अब देवयानी इनकी ऑलरेडी वाइफ थी, इनके साथ इन्हें 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, किसी दूसरी लेडी के साथ वो एंगेज्ड हुए, एंड उनके साथ उन्होंने 3 जो है बच्चे किए भाई। तो यानी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है धोखा दिया है, गलत किया है देवयानी के साथ। तो देवयानी के जो फादर हैं, पिताजी हैं, शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य ने उस टाइम में, जैसे महाभारत वगैरह हम देखते थे ना, तो कर्स बहुत चलते थे, श्राप, कि श्राप दे दिया तो वैसा ही हो जाता था।
तो यानी देवयानी के जो फादर हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कौन हुए ययाति के? फादर इन लॉ, ससुर जी हुए, राइट। तो इन्होंने जो है ययाति को एक कर्ज दे दिया, एक श्राप दे दिया कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब वो भी थी एंड देन तुमने दूसरा अफेयर भी रखा, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो अपनी एक वाइफ होने के बावजूद ही हैड एन अनदर अफेयर। तो इसलिए जो है देवयानी के फादर ने उन्हें कर्ज दिया जिससे वो प्री मेच्योरली ओल्ड हो गए। अब बेटा प्री मेच्योरली ओल्ड क्या है? यानी उनकी उम्र नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें बुढ़ा बना दिया। मान लो वो 30 साल के 25-30 साल के होंगे लेकिन उनको बुढ़ा कर दिया 60-70 साल का। अब तुम सोचो एकदम से तुम्हारी एज ना जी के तुम ओल्ड हो जाओ तो फिर क्या होगा? कितनी सारी चीज़ें जो है तुम सब मिस आउट कर दोगे, है ना, अपनी लाइफ एकदम ख़त्म पे आ जाएगी। तो ये जो है उन्हें श्राप मिल गया। अब आगे की कहानी अपन देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, Yayati attained that old age which destroys beauty and brings on misery. अब old age whenever we imagine what is there, चेहरे पे wrinkles हो जाएंगे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा यार यंग हो तो अलग जोश रहता है, तुम्हारी बॉडी साथ नहीं देगी, you need some people to take care of you, कभी कभी दांत नहीं रहेंगे, वो अट्रैक्टिवनेस, वो ब्यूटी, वो चार्म सब चला जाएगा। तो ये हुआ था ययाति के ही साथ। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection. Now these are a few lines जहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है हम कह सकते हैं इंग्लिश की vocab यूज़ की गई है। So let me explain it to you. It is needless to describe. Needless मतलब यार ये डिस्क्राइब या ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस वाली बात है कि मिजरी ऑफ विगरस, विगरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी एकदम जो भरी भूर जवानी है भाई, एकदम जिसमें तुम बहुत ज़्यादा जोशीले रहते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, आपका फेस अच्छा रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है कि नहीं, बाल वाल बढ़िया रहते हैं, सर पे हैं, दांत वाद भी सब सलामत रहते हैं। और उसी यूथ का एकदम से, चलो धीरे 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 तो स्टेज तुम्हें पता है कि बुढ़ापा आ रहा है, एकदम से सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, ऐसी उम्र में आ जाना जहाँ पे हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड बेसिकली दिखाई पड़ते हैं। बुढ़ा इंसान, बूढ़े लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्लियरली बाल सफ़ेद हैं या बाल जाते जा रहे हैं, एकदम रिंकल्स आते जा रहे हैं, बॉडी ऐसे नीचे होती जा रही है, तो एकदम क्लियरली वो दिखने वाली चीज़। और ऐसा कितना ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन होगी ये तुम खुद ही सोचो, राइट। सो यही हाल हुआ था किनके साथ? ययाति के साथ। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे आते हैं। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire for sensual enjoyment. अब हुआ क्या इनमें? देखो जैसे इनके ये आप मानो शुक्राचार्य हैं, उनकी बेटी हैं देवयानी, और उसको एकदम से बूढ़ा कर दिया। हो तो वो बूढ़ा गया लेकिन अभी भी वो ना जवानी का जोश था उनमें कि नहीं, आई कांट लूज माई सेंशुअल डिज़ायर, द डिज़ायर फॉर वुमेन, फॉर अदर हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो जा नहीं रहा था, है ना, यानी सांसारिक सुख जो है वो नहीं छोड़ पा रहे थे। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. तो जैसे मैंने आपको बताया था देवयानी से उनको 2 बेटे थे और नेक्स्ट वाली जो थी वाइफ उनसे 3 बेटे थे, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 5 ब्यूटीफुल सन। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं संस्कारी थे। एंड अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड यानी बहुत ही बढ़िया ट्रेंड, और जैसे तुम समझो यार राजा के बच्चे हैं, बिल्कुल ही एकदम अच्छे, चुस्त, तंदुरुस्त, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो ट्रेन है। तो ऐसे उसके जो थे 5 बेटे थे। तो अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है समझो। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। अब ययाति ने उन 5 बेटों को बुलाया और पिटियसली उनसे जो है ना एक अपील की, एक बोलते हैं ना दरखास्त की, कि बहुत ही प्रेम से, क्योंकि ये देखा है कभी काम निकलवाना हो ना घर में, या छोटा भाई छोटी बहन होंगी, या मम्मी से कोई काम निकलवाना हो, कि या पापा से कहीं जाना हो, तो कैसे हम कितनी प्यार से बोलते हैं, अरे पापा आप कितने अच्छे हैं, मैं आपके लिए ये कर दूंगी, बढ़िया, सब टाइम पे सारी चीज़ें कर रहे हो, किताबें खोल के बैठे हुए हैं 3-3 घंटे। तो यही काम ययाति करता है अब एज अ फादर। अब अपने बच्चों को क्या बताता है, देखो इन्वर्टेड कॉमास में है, यानी ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज किसी इंसान के, डायरेक्ट स्पीच इज किसी इंसान के एग्जैक्ट कहे हुए वर्ड्स। So whenever you see these double inverted commas, it means वो डायरेक्ट बात किसी ने कही है। So आते हैं ययाति क्या बोलता है अपने बेटों को। The curse of your grandfather Sukracharya
हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। यानी तुम्हारे दादाजी, अब इन बच्चों के जो दादाजी हुए ना, है ना, दादाजी भी नहीं, बेसिकली नाना जी हुए, ठीक है, ग्रैंडफादर ही कहते हैं इंग्लिश में, दादा नाना सबको ग्रैंडफादर, ठीक है। सो तुम्हारे जो है ग्रैंडफादर शुक्राचार्य के कर्ज से मुझे अनएक्सपेक्टेडली एकदम बुढ़ा बना दिया गया है, प्रीमेच्योरली ओल्ड कर दिया है। I have not had my feel of the joys of life for not knowing what was in store for me। तो अब वो अपने बच्चों को सोच बताता है कहानी कि अभी तक तो मतलब मैंने अपने जीवन के जो है दूसरे सुख लिए ही नहीं है, मुझे एकदम से बुढ़ा कर दिया गया, मुझे पता ही नहीं था कि जीवन में और दूसरे दूसरे सुख भी होते हैं। I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures। रिस्ट्रेंट यानी मतलब वो राजा था, एम्परर था, तो वही वो उन्हीं चीज़ों में खोया रहता था, एंड यानी उसने दूसरी चीज़ें उसको लगता है, ऐसा वो अपने बच्चों को बता रहा है कि मैंने तो एंजॉय नहीं की। मतलब देखो बेटा, संसारी अगर हम सुख देखें ना तो वो कभी एंडलेस है, ये किया तो ये आ जाएगा, आज तुमने जो है एक फ़ोन खरीदा, कल मार्केट में दूसरा आएगा, परसों तीसरा, तो ये चीज़ें विल बी कंटिन्यूड। अगर ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अपने ऊपर भी अप्लाई करना, छोटे से छोटे गोल। चलो ये तो दूसरी चीज़ है, हम अगर आज लाइफ में सोचते हैं कि यार बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, या थोड़े बहुत भी और पैसे ज़्यादा आ जाए ना, अगर चलो एक हम घर में एक अच्छा एक्टिवा खरीद लें, या हम एक अच्छी कार खरीद लें, या चलो मेरे पास आईफोन ही आ जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरी बात मानना। टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगी, देयर इज़ नो परमानेंट हैप्पीनेस इन ऑल दीज वर्ल्डली प्लेजर्स। वर्ल्डली चीज़ें, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है हम यूज़ नहीं करें, यूज़ की चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जो आपको हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं ना, दैट इज़ ओनली थ्रू, आप अगर रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो, वहीं से आ सकती है। तो अब ये जो है अपने बेटे को कहता है कि मेरे को तो दूसरे मैंने प्लेजर लिए ही नहीं दुनिया के जीवन के। वन ऑफ यू ओ टू बेयर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अब वो बंदा करता है मांग, यानी ययाति जो है मांग करते हैं अपने लड़कों से कि तुम में से कोई एक जो है मेरी ओल्ड एज का ये जो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, जस्ट टेक इट, यानी रिवर्स कर दो, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और अपना यूथ जो है मुझे रिटर्न में दे दो। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom। तो ये बदले में क्या कहता है, लालच देता है कि जो मुझे अपनी जवानी दे देगा उसको मैं ये पूरा राज्य संभालने को दे दूंगा, यानी उसे मैं राजा बना दूंगा। ठीक है भाई, तुम पूरा किंगडम जो है रूल करना। आई डिज़ायर टू इन्जॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ। मैं तो जो है जवानी में है जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे राज्य वाज्य नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जवानी दे दो। तो अब तो ये ययाति ने बात की है। नाउ आई थिंक सबके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आएगा कि अब उनके सन 5 बेटे हैं, तो 5 में से क्या कोई बात मानता है या नहीं मानता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, लेट्स सी। He first asked his eldest son to do his bidding। eldest यानी सबसे बड़े वाले बेटे से जो है वो बात करता है, do his bidding। bidding यानी जो है अपनी खुद की एक ऑक्शन टाइप, देखा है ऑक्शन, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बेचती है या उसके ऑक्शन लगते हैं, आईपीएल वगैरह में ऑक्शन होता है ना, प्लेयर्स की जो है प्राइजेस लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बिडिंग का मतलब कोई प्राइस लगाना नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वो अपनी बात रखे उनके सामने। ठीक है, सो दैट सन रिप्लाइड। अब वो बड़ा बेटा क्या कहता है, O great women and servants will mock me at me if I were to take upon myself your old age। तो वो कहता है, ओ पप्पा जी भाई ऐसा है कि अगर मैंने जो है आपकी ओल्ड एज ले ली तो आसपास जितनी भी लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, नौकर चाकर हैं, हमारे इतने लोग हैं, मॉक करेंगे। मॉक यानी मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, ताने मारेंगे मुझे, है ना, अगर मैंने आपका बुढ़ापा ले लिया। सो आई कैन नॉट डू सो, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आस्क वन ऑफ माई यंगर सिबलिंग्स या यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू दैन माई सेल्फ। तो कहता है आप जो है अपने छोटे वालों से पूछ लो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रिय है ना, मुझसे ज़्यादा वो प्रिय हैं, वो शायद आपके लिए कर ले। यानी बड़ा वाला बेटा तो कल्टी हो गया, 1 सन इज आउट ओवर हेयर। अब बचते हैं बाकी के 4 बेटे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ऑल्सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अभी बता देना कि तुम लोग को क्या लगता है कौन सा नंबर वाला बेटा जो है अपने पिताजी की बात मानेगा एंड उन्हें अपनी जो है यूथ रिटर्न कर देगा। क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 5th सन। ठीक, चलो कमिंग बैक टू द लेसन। When the second son was asked, he gently refused with the word, Father, ask me to take up old age, which destroys not only strength and beauty, but also, see, wisdom. I am not strong enough to do so. तो मतलब दूसरे वाले बेटे ने भी जो है हाथ खड़े कर दिए। ही सेज कि पापा आप जो है
मुझे ऐसी ओल्ड एज लेने के लिए कह रहे हो जो ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ, यानी ना कि सिर्फ इंसान की ताकत सुंदरता, लेकिन विजडम इज बेसिकली बुद्धिमता भी जो है उससे ले लेता है। तो मैं तो इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, यानी मैं इतना जो है केपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको जो है अपनी यूथ दे दूँ। तो यानी सेकंड वाला सन भी गया, उसने भी मना कर दिया। अब आते हैं थर्ड सन पे। द थर्ड सन रिप्लाइड, An old man cannot ride a horse or an elephant. His speech will falter. What can I do in such a helpless plight? I cannot agree. तो यानी इतना समझ आ रहा है, तीसरे वाले सन ने क्या कहा भाई कि यार देखिए पापा जी, यानी राजा महाराजा वाले लोग हैं, तो यानी घोड़े और हाथियों पे सवारी करते हैं ये। तो उन्होंने कहा अब एक बुढ़ा इंसान तो हॉर्स या एलिफेंट पे राइड नहीं कर सकता। His speech will falter, यानी बोलने में भी जो है उसकी जो है जबान जो है लड़खड़ाएगी, बोलने में भी तकलीफ होती है। What can I do in such a helpless plight? plight का बेसिकली मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशन। तो ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए मुझसे तो नहीं हो पाएगा, I cannot agree। तो यानी तीन बेटों ने तो बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ मुंह पे। आई होप इट इज क्लियर। अब बचते हैं आगे के दो लड़के। पहले तो तीन ने मना किया, तो अब देखो ययाति का क्या जो है रिस्पॉन्स होता है। The king grew angry when he saw that his three sons had declined to do as he wished. यहाँ पे king कौन है? ययाति की बात हो रही है। He hoped for better from his fourth son to whom he said. अब जो है उसने समझा यार तीन ने तो मना कर दिया, उसको बहुत गुस्सा आया। अब वो अपने चौथे वाले बेटे से क्या कहता है सुनो। You should take up my old age. If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time. And take back the old age with which I have been cursed. So अब इसने थोड़ी बात और, क्योंकि अब मान नहीं रहे थे, तो फोर्थ वाले सन से कहता है कि अगर तुम अपनी जवानी मुझे दे दोगे तो मैं थोड़े टाइम में, यानी सब बढ़िया मजे वजे करके जो है मैं तुम्हें अपनी जो है जवानी लौटा दूंगा एंड ओल्ड एज वापस ले लूंगा, यानी कुछ टेम्पररी टाइम के लिए मुझे यूथ दे दो। ऐसी बात करी किसने? ययाति ने अपने फोर्थ सन से। आई होप इट इज क्लियर। चलो, द फोर्थ सन begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. यानी अब चौथे बेटे ने भी जो है बिल्कुल रिक्वेस्ट की कि पापा भाई माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं इसमें अपना कंसेंट यानी हामी नहीं भर सकता हूँ। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean, a most pitiful plight. वो कहते हैं क्योंकि भाई एक बुढ़े इंसान को अपना खुद का शरीर साफ रखने में भी दिक्कतें आती हैं भाई, बहुत a most pitiful यानी बहुत ही बेकार सी जो है सिचुएशन हो जाती है। No, much as he loved his father, he could not do it. तो क्योंकि फोर्थ वाले बेटे ने मतलब बिल्कुल ऐसे करके कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि ऑल्दो वो अपने पापा से प्यार तो बहुत करता था, बट अगेन ही कुड नॉट डू इट। ययाति was struck with sorrow at the refusal of the fourth son. अब जो है ययाति बिल्कुल ही बोलते हैं ना निराशाजनक हो जाते हैं, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि चार बेटे थे, चारों ने जो है बिल्कुल ही मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। बट नाउ वेट फॉर द एक्चुअल स्टोरी, क्योंकि फिफ्थ सन हमारे बचे हुए हैं। सो ही पॉज्ड फॉर सम टाइम and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. अब जो है ययाति ने एक पॉज लिया एंड उसने जो है यही सेम बात अब बात कहता है वो अपने लास्ट सन यानी सबसे छोटे बेटे से, who had never yet opposed his wishes. इसका मतलब है कि ऐसा बेटा जिसने उसकी बात को कभी नहीं नकारा हो, यानी उसने जो मांगा हो जो बोला हो वो सब करके देता था। तो ययाति कहता है अपने छोटे बेटे से, यू मस्ट सेव मी, तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो, प्लीज मुझे बचाओ। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। यानी मुझे बुढ़ापा मिल गया है, रिंकल्स है, डेबिलिटी इज बेसिकली कमजोरी बेटा जो ओल्ड एज में आ जाती है, एंड ग्रे हेयर यानी ग्रे या सफ़ेद कलर के बाल जो हैं आ चुके हैं मुझे। आई कैनॉट बियर इट, मुझसे ये सब सहन नहीं हो सकता। If you take upon yourself these infirmities, I shall enjoy life for just a while more, and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. Puru, do not refuse as your elder brothers have done. तो फाइनल जो है रिक्वेस्ट करता है ययाति अपने बेटे से, और आई थिंक सेम बात ही वो उसे कह देता है कि मैं जो है कुछ टाइम तक तुम्हारा यूथ लेके लाइफ को एंजॉय करूँगा, उसके बाद जो है मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा।
तो इससे एक और नई डिटेल हमें मिलती है कि जो यंगेस्ट सन था उसका नाम है पुरु, PURU, यंगेस्ट सन का नाम है। तो कहता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि जैसा तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार कर दिया, प्लीज वैसा मत करना एंड मेरी मदद जरूर करना। तो ये है लास्ट जो उन्होंने रिक्वेस्ट की। अब देखते हैं भाई छोटा बेटा कैसा है, क्या बोलता है। पुरु, द यंगेस्ट सन, मूव्ड बाय फिलियल लव, said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state. Be happy. लो भाई, आखिरी जो उम्मीद थी वो बिल्कुल पूरी हो गई। जो यंगेस्ट सन था पुरु, मूव्ड बाय फिलियल लव, फिलियल इज बेसिकली वो जो है अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, है ना, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी जिसे कहते हैं ना, आइडियल सन जिसे कहा जाता है वो। तो उसने कहा, पापा मैं आपको ग्लैडली अपनी जवानी देता हूँ, रिलीव यू ऑफ द सॉरोज, रिलीव यानी आपको जो भी दुख है, दर्द है, उनसे मैं आपको छुटकारा देता हूँ ओल्ड एज का, एंड द केयर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ केयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट बेसिकली क्या होता है, वो एम्परर था, जिस स्टेट का राजा था, तो उसकी भी टेंशन उस पर थी, तो मैं आपको जो है उससे भी मुक्त करता हूँ, मैं राज करूँगा, मैं सारी चीज़ें जो है संभालूंगा। बी हैप्पी। सो एज अ सन उसने जो है, ऑल्दो आप लोग सोच रहे होंगे कि ययाति ने तो गलत काम किया था, है ना, अपनी वाइफ को धोखा दिया था, उसके बाद भी जो है इस बेटे ने क्यों दे दिया। तो देखो बेटा, अगर उस एंगल से देखें तो गलत है, लेकिन इफ़ वी सी इट एज द एंगल ऑफ द सन, अगर तुम एक बेटे हो तो तुम्हारे फादर के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटी है वो पुरु ने पूरी तरीके से निभाई, क्योंकि पता है और उसे सब चीज़ें याद आई होंगी कि कैसे उसके फादर ने भी उसकी इतनी केयर की, इतनी रक्षा की, जीवन भर जो उसने दिया है, तो उसने वो मौका नहीं छोड़ा एंड अपने फादर को जो है वो खुशियाँ दे दी। Hearing these words, ययाति became a youth. ये वर्ड सुनते ही ययाति जो है एक यूथ यानी युवा बन जाता है। एंड पुरु, who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. अब जो है पुरु को ओल्ड एज मिल जाती है एंड जैसा कि कहा गया था कि अब वो जो है किंगडम पे यानी शासन पे राज करने लगे। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बोलोगे मैम यही कहानी ख़त्म? नहीं भाई, अब तो कहानी स्टार्ट हुई है कि अब ययाति को जो है अपना यूथ वापस मिल गया एंड उसके बेटे को जो है ओल्ड एज मिल गई। नाउ व्हाट हैपेंस? बोलो मैम अब क्या उसको जवानी जीनी है, देखते हैं भाई। सो ययाति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kuber and spent many years with an Apsara maiden. तो अब क्या है, काफ़ी टाइम तक तो ययाति ने अभी मतलब जवानी आ गई, इंजॉय किया, बाकी सब करी भाई, जो है बस बढ़िया खेला कूदा, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, सब कुछ किया, पर अब फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं, फिर भी संतुष्ट नहीं। तो फिर क्या किया उसने, वो बाद में चला गया कुबेर के गार्डन में और वहाँ पे उसने काफ़ी साल बिताए एक अप्सरा मेडन से। अब अप्सरा हमें पता है, जो आप अगर देखोगे एंशियंट टाइम्स में अप्सराएं क्या होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस, लंबे लंबे बाल, एकदम सुंदर सी जो नारियाँ होती हैं। एंड मेडन इज़ बेसिकली एन अनमैरिड गर्ल। तो अप्सरा जो कि एक अनमैरिड गर्ल थी, उसके साथ बढ़िया उसने काफ़ी साल जो है फिर कहाँ बिताए, कुबेर के गार्डन में, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस द ट्रुथ डॉन्ड ऑन हिम। यानी अब बेटा उसको जवानी तो मिल गई अपनी, कुछ साल इधर एंजॉय किया, अप्सराओं के साथ भी किया, अपनी सेंशुअल डिजायरें भी पूरी करी, पर फिर भी इतने ज़्यादा सालों के बाद भी उसके जो एफर्ट्स है ना वो क्वेंच, वो ख़त्म होने की अब पूर्ति हो जाए। जैसे उसने कहा था ना, जवानी जी लूँ फिर बुढ़ापा चाहिएगा, मतलब थोड़ी और जी लूँ, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही, जितनी एक डिज़ायर है उतनी आती ही जा रही। तो उसे ये लगा कि अब उसे जो है सच्चाई उसके ऊपर आने लगी, डॉन ऑन हिम, यानी अब उसे जो है ना ट्रुथ धीरे 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 डॉन होने लगा, अब सच्चाई जो है सामने आने लगी। कैसी सच्चाई मैम सोच रहे होगे, तो आइए देखते हैं। रिटर्निंग टू पुरु, अब वो अपने छोटे बेटे के पास वापस जाता है और कहता है, डियर सन, सेंशुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस एनी मोर देन फायर इज पोरिंग घी इन इट। यानी वो कहता है ये जो संसारी मोह है, विषय विकार है, इन सब से कभी भी जो है क्वेंच यानी क्या होता है, जैसे प्यासा इंसान होता है ना, तो पानी पी के प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये ऐसी प्यास है संसारी या भौतिक सुखों की जो कि कभी मिट ही नहीं सकती है। ये तो ऐसा है जैसे आग में और घी डालते जाओ तो आग बढ़ती ही जाएगी, और डालोगे और बढ़ती जाएगी, ऐसी चीज़ है। I had heard and read this,
बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट। तो कहता है मैंने बहुत जगह ये सब पढ़ा था कि भौतिक सुख कुछ नहीं होते हैं और इनसे कभी तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती है, लेकिन आज मैंने रियलाइज़ किया, ऐसा ययाति कहता है। एंड आई होप आप सब भी ये कहीं ना कहीं देखते होंगे, पेरेंट्स कहते होंगे आपके या कोई बड़े बुजुर्ग लोग कहते होंगे कि बेटा ये सब संसारी सुख है, भौतिक सुख है, तो तुम्हें लगे यार ये बुढ़ों वाली बातें मत करो, हम बड़े होंगे तब देख लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, बिकॉज पर्सनली आई माई सेल्फ आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो इस चीज़ को आप पहले से ही लेके चलोगे ना तो आपको लाइफ में बाकी प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। बिकॉज यू नो कि आपको कोई चीज़, इसका मतलब ये नहीं है अचीव नहीं करनी है, लेकिन वो जो आपकी ग्रीड हो जाएगी ना, वो लोभ की नहीं भाई ये करना ही है, वो खत्म हो जाएगा। एंड अच्छे से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो कि कुछ मिला तो भी ठीक, कुछ नहीं मिला तो भी इट्स फाइन। तो यही चीज़ अब जो है ययाति को रियलाइज होती है। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। तो अब वो ऐसे कुछ लाइनें कहता है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट यानी मटेरियलिस्टिक थिंग, कॉर्न ले लो, कॉर्न से मतलब उसका खाने पीने का कितना भी सुख ले लो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स में चले जाओ, गोल्ड, कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, सोने की 5-6 अंगूठियाँ पहन लो, इधर गले में हार पहन लो, या फिर कैटल, कोई भी तुम्हारी प्रॉपर्टी मान लो। उस टाइम में वो कैटल कह रहे हैं क्योंकि बहुत पहले की बात है, तो तब यही जो है बहुत बड़ी जो अचीवमेंट्स होती थी, अगर आपके पास भेड़ बकरियां हैं, है ना। और आज के टाइम में मानो तो बहुत बड़े बड़े घर हो गए, गाड़ियाँ हो गई, या फिर वुमेन, या फिर आप जो है दूसरे ऑपोजिट जेंडर से आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ से जो है मेरी सेटिस्फैक्शन पूरा होगा, कि अगर मुझे एक पार्टनर मिल गया तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई डिजायर ऑफ मैन, इनमें से कुछ भी इंसान की डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। दिस इज वेरी गुड। हम जो जिस बोलते हैं ना अनंत सुख को जब हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से। जब हम पसंद और नापसंद, बहुत ही बढ़िया बात कही गई है, पसंद नापसंद से ऊपर उठें। हमें कितनी आदत है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, इन सब चीज़ों से जब आप ऊपर उठ जाओगे, वट एवर कम्स इन लाइफ टेक दैट। ऐसा नहीं कि पसंद की चीज़ों के पीछे ही भग रहे हैं अपन। इन सब से दूर जब आप स्पिरिचुअलिटी अटेन करोगे तभी आपको शांति, परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकती है। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। तो वही कहता है जो ब्राह्मण होते हैं या जो संत होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, है ना, या जो हमारे भगवान रहे हैं इतने सारे, आप मान लो वीतराग भगवान हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब परमानेंट हैप्पीनेस में, बिल्कुल हम जैसे कहते हैं ना मोक्ष कहते हैं, तो उसी स्टेट में ये है कि सारे दुखों से मुक्ति। वो कैसे होगी भाई, जब हम इन सब डिजायर्स को, अच्छा डिजायर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें त्याग करना है किसी चीज का, त्याग नहीं, लेकिन तुम्हारी जो मूर्छा है उस चीज के पीछे वो चली जाए। कि अगर आज मुझे मान लो, बहुत ही छोटी सी बात है, फूड भी एक बहुत बड़ी डिजायर होती है, कि मान लो आज अगर मैंने सोचा तो छोले भटूरे, और मुझे अगर वो नहीं मिले, तो उसके पीछे जो मूर्छा होती है ना उसका त्याग करना है, कि जो आया चलो ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ययाति को एहसास होता है कि भाई कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, चाहे सोना चांदी, गाड़ी बंगले, कोई दूसरा इंसान, दूसरा जेंडर, कभी भी इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, लेकिन उसका मेंटल पीस जो है, यानी इन सब चीज़ों का, इच्छाओं का जो है मूर्छा का त्याग करना, उससे ही पीस मिल सकता है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइसली एंड वेल। तो अब ययाति उसे कहता है कि बेटा तुमको मैं अपनी जवानी दे देता हूँ वापस, और वापस यूथ बनने के बाद तुम ही जो है पूरा शासन संभालो और उसे अच्छे से रखो। यानी अब फाइनली ययाति को जो है रियलाइज होता है व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ। विद दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज। ये कहते हुए ही जैसे ही उसने ये कहा, उसको जो है उसका बुढ़ापा फिर से मिल जाता है। पुरु who regained his youth was made king by Yayati who retired to the forest। अब पुरु को, छोटे बेटे को उसने जो है किंगडम सौंप दिया था, एंड ययाति वापस चला जाता है जंगलों में। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven। तो अब वो जो है जंगलों में जाके अपना टाइम बिताता है। ऑस्टेरिटीज का मतलब होता है स्टर्नेस और सिवियरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड। इसका मतलब है कि उसने बहुत ही जो है, हम कहते हैं ना, सादगी से अपना जीवन पूरा बिताया, एंड देन इन ड्यू कोर्स ही अटेंड हेवन, और उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो आई होप ये कहानी महाभारत से ली गई है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या आप भी ये बिलीव करते हो भाई कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स में जो है आपको प्लेजर मिलेगा, या फिर जो है इससे ऊपर वाली जो हम स्टेट कहते हैं स्पिरिचुअलिटी हो गई, उसमें आपको प्लेजर मिल सकता है ना। डू शेयर मी योर व्यूज़।
एंड विद दिस वी एंड द वेरी वंडरफुल चैप्टर नंबर 2 ययाति एक्सप्लेनेशन खत्म होता है यहाँ पे। तो सारे डाउट्स आए होपफुली क्लियर हो गए होंगे। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय।